नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ दिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पौड़ी गढ़वाल से आ रही बड़ी जानकारी कि 21 फरवरी को उत्तराखंड दौरे पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान पौड़ी गढ़वाल में एचएनबी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होंगे। परिसर के कई कार्यक्रमों में सीडीएस शिरकत करेंगे। पौड़ी गढ़वाल से इस वक्त की बड़ी खबर। 21 फरवरी को उत्तराखंड दौरे पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान होंगे और गढ़वाल में एचएनबी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में सीडीएस जनरल अनिल चौहान शिरकत करेंगे। परिसर के कई कार्यक्रमों में भी वो शामिल होंगे। विश्वविद्यालय परिसर के कई जगहों पर ये कार्यक्रम आयोजित होंगे और इन कई कार्यक्रमों में सीडीएस जनरल अनिल चौहान शिरकत करेंगे। पौड़ी गढ़वाल का दौरा उनका रहेगा। 21 फरवरी को उत्तराखंड पहुंचेंगे सीडीएस जनरल अनिल चौहान और गढ़वाल में एचएनबी विश्वविद्यालय के कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। परिसर के कई कार्यक्रम हैं जहां पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान शामिल होने के लिए पौड़ी गढ़वाल पहुंचेंगे और 21 फरवरी को सीडीएस जनरल उत्तराखंड दौरे पर रहने वाले हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में विश्वविद्यालय में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है उसमें शिरकत करेंगे। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, हरिद्वार स्थित भारत माता मंदिर में ब्रह्मलीन पद्म भूषण स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज के 3 दिवसीय समाधि एवं मूर्ति स्थापना महोत्सव का दूसरा दिन श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, योग गुरु बाबा रामदेव सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, संत महात्मा और प्रमुख हस्तियां कार्यक्रम में शामिल हुई। मंदिर परिसर भारत माता की जय के जय घोष से गूंजता रहा, जबकि प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह अलर्ट रहा। देखिए, मूर्ति स्थापना समारोह यहाँ पर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी के द्वारा उनके गुरुदेव ब्रह्मलीन संत सत्यमित्रानंद जी के उनके स्मरण में किया जा रहा है। निश्चित रूप से उनका बहुत बड़ा त्याग रहा, बहुत तपस्या रही। भारत माता मंदिर स्थापित किया, समन्वय ट्रस्ट, समन्वय का काम उन्होंने अपने कालखंड में किया और हमेशा समाज के लिए वो समर्पित रहे। हमेशा संस्कृति को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। निश्चित रूप से बहुत प्रेरणादायी है और इनसे देश के अन्य जो हमारे आने वाले कर्णधार भी प्रेरणा लेंगे और देशभक्ति, समाज सेवा, राष्ट्रपिता और सनातन के प्रति समर्पित होकर आगे काम करेंगे। विग्रह की स्थापना के लिए जो आयोजन किया गया, आज उसमें मैं शामिल हुआ। मेरे साथ हमारे परम पूज्य रामदेव गुरु महाराज जी साथ में है और हम पुष्कर धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सहित सभी अतिथियों की मौजूदगी में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। जूना पीठाधीश्वर परम पूज्य अवधेशानंद जी महाराज के आमंत्रण पर ये जो आयोजन हुआ है, ये सत्यमित्रानंद जी की गौरव गाथा उनके द्वारा किए गए यहाँ भारत माता मंदिर से लेकर कई प्रकार के ऐसे विस्मरणीय कार्य है जिनके आधार पर हम उनको जीवन भर नहीं भूलेंगे। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए सनातन धर्म और राष्ट्र धर्म को समान रूप से जिन्होंने गौरव दिया, ऐसे पूज्य सत्यमित्रानंद जी महाराज जी के उनकी जो गुरु प्रतिमा है उसके अनावरण के अवसर पर सभी हमारे सनातन के शिखर पुरुष यहाँ पर हमारे वेद मूर्ति, जो मैं कहता हूँ पूज्य सत्यमित्रानंद जी महाराज जी के जो आध्यात्मिक उत्तराधिकारी है, ऐसे पूज्य स्वामी गोविंद देव जी महाराज जी और पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज जी जो उनके उत्तराधिकारी के रूप में, और हमारे पूज्य हमारे हरिचेतनानंद जी महाराज जी से लेकर के हमारे सारी संत सत्ता, आज धर्म सत्ता और संत सत्ता का एक ही कहना है, हम सबको मिलकर के भारत माता की माता भूमि ही पुत्र हम पृथ्व्याः की ऐसी आराधना करनी है कि आने वाले समय में भारत आर्थिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सभी दृष्टियों से नेतृत्व करने में सक्षम हो। ऐसा हम सबको मिलकर के पुरुषार्थ करके पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज जी सहित सभी ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं के संकल्पों की पूर्ति कर। बिहार के महामहिम राज्यपाल आदरणीय और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल आदरणीय मनोज सिन्हा जी का आगमन, कल हमारे आदरणीय योगी जी, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का आगमन हो रहा है।
और कल हम उसका अनावरण करेंगे। भारत की एकता बनी रहे और वो सनातन से सनातन मूल्य अगर जीवित रहे तो भारत रहेगा, क्योंकि भारत की जो रीढ़ की हड्डी है वो सनातन है। ऐसे विषयों पर आज हमने चर्चा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ेंगे आगे। बता दें, धामी सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आ रही है। अपने 4.5 साल के कार्यकाल में सरकार ने लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और चिकित्सा सेवा चयन आयोग के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए 28,500 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। चुनाव के दौरान किए गए वादे अब धरातल पर उतरते दिखाई दे रहे हैं, जिससे युवाओं और उनके परिवारों में संतोष और खुशी का माहौल है। ये ऐतिहासिक कदम है, बहुत महत्वपूर्ण कदम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से इस 4 साल के कार्यकाल में लगभग 28 से 30,000 नौकरियां बेरोजगारों को सीधे नौकरी देने का काम किया है शासकीय विभागों में, और उससे निश्चित रूप से बेरोजगारी दूर करने में फायदा हुआ और लोगों का विश्वास भी जागा है। जो नौजवान बेरोजगार थे, संगठित क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में उनको नौकरियां उपलब्ध कराई है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में 4-5 हजार नौकरियां और पाइपलाइन में हैं। उनमें और भी नौकरियां आने वाले समय में मिलेंगी। अगले मार्च से पहले हम उस पर शपथ लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है वो सराहनीय प्रयास है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। जसपुर में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में शासन और जनता के बीच की दूरी कम होती नजर आई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के तहत एक ही छत के नीचे कई विभागों ने पहुंचकर सैकड़ों शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया, जबकि जटिल मामलों को समयबद्ध निस्तारण के आदेश दिए। शिविर में आधार सुधार, आयुष्मान कार्ड पंजीकरण और स्वास्थ्य जाँच जैसी सेवाओं से लोगों को बड़ी राहत मिली। सरकार जन जन के द्वार का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। इसमें अभी तक हमें टोटल 55 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अभी भी शिकायतें ली जा रही हैं, तो उसमें से लगभग 15 शिकायतें हमने यही निस्तारित कर दी है। इसके अलावा कुछ ऐसी शिकायतें हैं जिसमें मौके का निरीक्षण की आवश्यकता है, तो आज ही उसका निरीक्षण प्रस्तावित किया गया। जो आज हो जाएंगे वो आज हम कर लेंगे, और जो बचेंगे उनको अगले 1-2 दिन में निरीक्षण करके उनकी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जैसा आपने देखा कि अभी न्याय पंचायत स्तर पे जो हमारी कार्रवाई चली है इस कार्यक्रम की, उसमें हमने प्रयास किया कि सैचुरेशन लाने का। जितनी शिकायतें हैं या जो भी लोग हैं जो कोई स्कीम से गवर्नमेंट की अगर उनसे छूटे हुए हैं, तो इसी तरह अब हमारा प्रयास जो है नगर पालिका नगर निगम क्षेत्रों के लिए है, और आज यहाँ पे कार्रवाई चल रही है। अभी शाम तक जितनी शिकायतें आएंगी सबका निस्तारण करने का हम लोग प्रयास करेंगे, और जो शिकायतें रह जाएंगी उनमें जांच की आवश्यकता रहती है, उनको भी हम जल्द से जल्द निस्तारित कर लेंगे। ये मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि विगत सरकारों में जब हम इस प्रकार के शिविर लगाते थे तो शिविरों में समस्याएं आती थी, और वो समस्याओं में से 10-20 का निस्तारण होने के बाद बाकी शिकायतें डंपिंग जोन में चली जाती थी। पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी दूरदर्शी सोच के साथ एक अम्ब्रेला, एक छत के नीचे सभी डिपार्टमेंट्स को भेजकर एक विधानसभा के अंदर 4 से 5 शिविर लगाने का काम किया है। और मैं देख रहा हूं सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ एक छत के नीचे बैठे हैं। अधिकारियों का आना निश्चित किया गया है, और जो अधिकारी इसमें किसी लापरवाही को बरत रहे हैं उनको तत्काल उसका संज्ञान लिया जा रहा है। मैं आज यहाँ नगर पालिका क्षेत्र में जसपुर में हमारा ये शिविर जन जन की सरकार जनता के द्वारा आयोजित हो रहा है। यहाँ अभी मैं देख रहा हूँ विभिन्न प्रकार की चीजें जिनको समझना जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर से संबंधित दिक्कतें आ रही थी, नगर पालिका क्षेत्र में पेयजल से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं। हम सब मिलकर, हमारे अधिकारी मिलकर इस प्रकार की समस्याएं जो आने वाले ग्रीष्मकालीन समय में एक जनता के लिए लाभप्रद होंगी कि एक नई नीति बनाकर जनता को नीचे तक सरकार का लाभ पहुंचाने के लिए कलम। नैनीताल पुलिस ने ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सफलता हासिल की है। पुलिस ने देवभूमि बहुउद्देशीय स्वायत्त सहकारिता संस्था के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अधिक ब्याज का लालच देकर करीब 7 करोड़ रुपए की ठगी की थी। गिरफ्तार आरोपी हेमपंत और विकास दुर्गापाल हल्द्वानी के निवासी हैं, जिनके खातों से 6 करोड़ 80 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस अब उनकी संपत्तियों की जांच और जब्ती की कार्रवाई की तैयारी कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि गरीब भोले भाले लोगों को जो ठग के उनके साथ फ्रॉड करते हैं, ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई करें।
इसी दिशा में हाल ही में संपन्न हुई कॉन्फ्रेंस में माननीय मुख्य सचिव महोदय और माननीय डीजीपी महोदय, माननीय आईजी महोदया मैम का भी सख्त निर्देश था कि धोखाधड़ी, विशेष रूप से जो गरीबों के साथ और मध्यम वर्ग के साथ जो धोखाधड़ी करते हैं और उनको मतलब ठगते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करें। हमने विशेष टीम गठित किया था। 2023 में कुल 3 मुकदमे दर्ज हुए थे यहाँ पर नैनीताल जनपद में, जिसमें गरीब और मध्यम वर्ग के भोले भाले लोगों को करोड़ों रुपए ठग दिया गया था। कुछ लोगों द्वारा एक देवभूमि स्ववित्त सहकारिता करके नाम पे इन्होंने 2017 में ऐसा संस्था खोला था। देखने में, सुनने में तो आपको ऐसा लगेगा कोई सरकारी संस्था है। देवभूमि स्वप्रोषित सहकारिता संस्था करके निवेश के नाम पे और हाई रिटर्न्स के नाम पे रामनगर, मुखानी, हल्द्वानी, हर जगह पे गरीबों को इन्होंने मतलब बेसिकली भोले भाले और मध्यम वर्ग के लोगों को, रिटायरीज को इन्होंने निवेश के नाम पे जो है जमा कराया था पैसा। उद्देश्य कुछ नहीं था, कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करा इन्होंने, सारे पैसा इकट्ठा करके फुर हो गए। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अस्थियां हरिद्वार पहुंची, जहां वीआईपी घाट पर वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ अस्थि विसर्जन किया गया। परिवार के सदस्य पुरोहितों की मौजूदगी में धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार पूजा अर्चना में शामिल हुए। कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी और वीआईपी मूवमेंट के चलते घाट क्षेत्र में विशेष निगरानी रखी जा रही है। यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। कोतवाल नरेश चौहान के नेतृत्व में पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने सड़क किनारे दुकानों और ठेला रेडी वालों को अतिक्रमण हटवाया और इस दौरान 30 से 35 चालान काटे गए। गलत तरीके से खड़े वाहनों के ऑनलाइन चालान किए गए। पुलिस ने पक्के अतिक्रमणकारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है। पहले भी हमने अभियान चलाया था, जिससे हमारी रोड व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त भी हो गई थी और इसी के तहत हमने आज ब्लॉक से और मुंडिया किराए तक अतिक्रमण अभियान चलाया, जिसमें हमने कई लगभग 30-35 के करीब हमने चालान भी किए। और जो हमारे ट्रैफिक के रिगार्डिंग हमारी जो गाड़ियाँ जो किनारे पे जो रोड में लगी थी, उनका भी चालान किया गया। और जितना भी हमारा जो पक्का अतिक्रमण, कुछ अतिक्रमण ऐसा है जो कि पक्का अतिक्रमण है, उनमें उनको हमने 15 दिन का टाइम दिया है कि आप स्वतः ही इस अतिक्रमण को हटा लें। उनको 15 दिन का टाइम दे दिया गया है, अदरवाइज हम स्वयं इसको अतिक्रमण को हटा लेंगे। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार में हाउसिंग सोसाइटी में खूनी संघर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, लाठी डंडों से दोनों पक्ष आपस में भिड़े। मारपीट में 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वर्किंग कमेटी और सिक्योरिटी ठेके का विवाद हुआ, जिसके चलते दोनों पक्षों के बीच भिड़ंत हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बहादुराबाद थाने के हाईवे पर आरोग्यम सोसाइटी है और अब इस मामले की जांच में पुलिस भी जुट चुकी है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हरिद्वार में हाउसिंग सोसाइटी में जहां पर लाठी डंडों से दोनों पक्ष आपस में भिड़े, वो खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। मारपीट में 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में घायल अवस्था में भर्ती कराया गया है। वर्किंग कमेटी और सिक्योरिटी ठेके का ये पूरा विवाद था, जिसके चलते दोनों पक्ष आपस में भिड़े और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल है। बहादुराबाद थाने इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर 2 पक्ष आपस में भिड़े, लाठी डंडों से मारपीट एक दूसरे के साथ की, जो खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। इस मारपीट के चलते आपको बता दें 2 लोग घायल हुए हैं और उन्हें घायल अवस्था में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। और वहीं आपको बता दें कि तहसील दिवस में सफाई और अतिक्रमण की शिकायत पर एसडीएम सौरभ असवाल की फटकार के बाद लक्सर नगर पालिका की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची, लेकिन दुकानदारों के कड़े विरोध के चलते कार्रवाई अधूरी रह गई। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि वे रोजाना नगर पालिका को शुल्क देते हैं, फिर भी उनकी दुकानें हटाई जा रही हैं। विरोध के बीच पालिका टीम बिना अतिक्रमण हटाए लौट गई और वहीं अधिशासी अधिकारी मोहम्मद कामिल कैमरे से बचते नजर आए। अगर मान लो अतिक्रमण होना तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर मान लो फंड वाला अगर पैसे दे रहा है नगर पालिका को,
20 रुपये 30 रुपये पर्ची कटवा बेटा दुकानदार भी कटवा लगा 20 रुपये की पर्ची बाहर सामान लगा तो कर देगा सारी सड़क अब किस तरह की अब तो ये हो रहा कि किसी की रसीद कट रही किसी की नहीं कट रही अच्छा किसी का सामान उठा रहे किसी का नहीं उठा रहे अब तो जो दुकानदार भाई है 10,000 रुपये 6,000 रुपये महीना किराया दे रहा वो सामान थोड़ा बहुत बाहर रख ही नहीं सकता बिल्कुल भी उसका चलान है क्योंकि वो नगर पालिका को पहले रसीद ही नहीं कटवा रहा 10-20 रुपये रोज की। फरवरी को आयोजित होने वाले एक दिन एक घंटा एक साथ मेगा सफाई अभियान को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग अपने अपने क्षेत्रों, कार्यालयों और संस्थानों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाएं। साथ ही ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों को जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से अभियान को सफल बनाने के आदेश दिए गए। ये जो 2.5 महीने से हम स्वच्छता अभियान चला रहे हैं उसी में और उसको गति देने के लिए और जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 फरवरी को पूरे जनपद में बृहद सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए आज समीक्षा बैठक की गई है। सभी डिपार्टमेंट्स को जिम्मेदारी दी गई है और साथ ही आम नागरिकों को जोड़ने के लिए, गैर सरकारी संगठनों को जोड़ने के लिए भी जारी। प्रदेश में कानून व्यवस्था और विकास को लेकर उठ रहे सवालों के बीच बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने सरकार का पक्ष रखा और कहा कि राज्य सरकार अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा और इसे बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुंदन परिहार ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की पहचान बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की समीक्षा बैठकों के सकारात्मक परिणाम जल्द सामने आएंगे। देखिए, जहां तक सरकार का संबंध है तो हमारी सरकार विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। विकास सुनियोजित हो, विकास व्यवस्थित हो, ऐसा प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। साथ साथ जो कानून व्यवस्था है वो कानून व्यवस्था भी किसी भी हद तक बिगड़े नहीं और किसी को न बिगाड़ने की इजाज़त सरकार देगी। इसके लिए कानून व्यवस्था को बनाने के लिए जो भी सख्त निर्णय लेने पड़ेंगे तो वो सरकार अपने स्तर पर ले रही है। हम इस देवभूमि के स्वरूप को खराब नहीं करना चाहते हैं, इसके स्वरूप को बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए कानून व्यवस्था ठीक से उसका अनुपालन हो, ये भी हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बैठक की है। मैं समझता हूं कि इसके पश्चात हमारे जो भी अधिकारी हैं वो अपने कर्तव्यों के प्रति और सजग रह करके जो कानून व्यवस्था है उसका अनुपालन करवाने में सफल हों। आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने मंत्रियों और विधायकों के लिए सख्त मापदंड तय किए हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि कमजोर प्रदर्शन या कम जन स्वीकार्यता वाले मंत्री विधायकों का टिकट कट सकता है। बीजेपी विधायक खजनदास ने बताया कि पार्टी कार्य, जनता से जुड़ाव और विकास कार्यों के आधार पर सर्वे कराएगा और इसके बाद ही टिकट पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। सच्चाई है, दो राय की बात नहीं है, ये पहले भी हुआ करता था, किंतु आगामी 2027 में चुनाव होने जा रहा है और चुनाव को देखते हुए कहां पर कौन विधायक कैसे कार्य कर रहा है, जनता से उसके कैसे ताल्लुक है, जनता की भावनाओं का आदर करता है नहीं करता है, या अपने क्षेत्र में विकास कार्य कर रहा है, तो इस तरह की सारी नज़र से देखा जाता है और एक पहली नज़र के तहत एक सर्वे भी होता है और सर्वे के आधार पर हमारी पार्टी निर्णय लेती है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर संसद में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने ना देने का आरोप लगाया है। इसी को लेकर उत्तराखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में राहुल गांधी की आवाज दबाने और मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत धरना दिया। करण माहरा ने कहा कि मोदी सरकार में संसद की परंपराएं खत्म हो रही है, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है और मनरेगा की मूल भावना को कमजोर किया जा रहा है। नियमों के तहत चलता है और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी की सरकार आने के बाद परंपराओं का तो निर्वहन करना बिल्कुल ख़त्म हो गया है। एक दूसरे को दुश्मन की नज़र से लोग देख रहे हैं और हाउस में जिस तरीके का गरिमा जो अध्यक्ष की पीठ करती थी वो अब दिखाई नहीं दे रहा है। जब से नए अध्यक्ष आए हैं लोकसभा में, विपक्ष के साथियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। एक राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दे को जब राहुल जी उठा रहे थे तो उनको उठाने की इजाज़त नहीं दी। आपने एक चीज़ और देखी होगी कि
लगातार जो है कभी उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं, अन्य चीज़ें की जाती है, तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। और राहुल गांधी जी कोई गलत बात नहीं कर रहे थे। जो मामला एक जर्नल ने लिखा है डोकलाम से संबंधित, उस विषय को वो सदन में उठाना चाहते थे, जो राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित मामला है। और वहीं आपको बता दें कि 16 फरवरी को प्रस्तावित राज्यपाल आवास घेराव को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने रुड़की में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और महंगाई से जनता परेशान है। प्रीतम सिंह ने दावा किया कि केवल रुड़की से ही करीब 5000 कार्यकर्ता घेराव में शामिल होंगे। उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड, बजट, भू कानून और सरकार की नीतियों पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन हालातों को लेकर के 16 फरवरी को कांग्रेस ने निर्णय दिया है कि हम राज्यपाल आवास कूच करने का काम करेंगे। आपके सामने है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के लोग संलिप्त हैं और शराब माफिया, खनन माफिया, भू माफिया सरकार को संचालित करने का काम कर रहे हैं। नौजवान सड़कों पर है, किसान सड़कों पर है, हालात तो बद से बदतर है। इसलिए हम राज्यपाल हाउस कूच करने का काम कर रहे हैं। तो अब तैयारी कर लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरी के सड़क पे जो है कर लिया? नहीं, तैयारी, हम लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं और समय समय पर हम सड़क पर जो है निश्चित रूप से सरकार अगर गलत काम करती है उतरने का काम करते हैं। तो हम 16 फरवरी को भी हमने आह्वान किया है और 16 फरवरी को आप देखेंगे कि देहरादून की सड़कों पर जो है लोगों का जनसैलाब। 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि पार्टी ने अगले 3 महीनों के कार्यक्रम तय कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि 16 फरवरी को बड़ा लोक भवन घेराव किया जाएगा। मनरेगा, महिला अपराध और राज्यों की अनदेखी जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने का काम करेगी। गणेश गोदियाल ने संसद में राहुल गांधी को बोलने न देने और लोकतंत्र के लिए इस पूरे मुद्दे को चिंताजनक बताया है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। चूंकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संसद में बोलने का मौका नहीं दिया गया। इसके बाद आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव जो उत्तराखंड में होने हैं, उसके लिए कांग्रेस ने अभी से अपनी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। 16 फरवरी तक जो कार्यक्रम रहने वाले हैं वो पार्टी ने तय कर लिए हैं और ये आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर फैसला लिया गया है, जिसकी जानकारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने साझा की। संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित टिप्पणी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। मसूरी में बीजेपी मसूरी मंडल ने मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में पिक्चर पैलेस चौक पर प्रदर्शन किया और राहुल गांधी का पुतला दहन किया। बीजेपी नेताओं ने टिप्पणी को अमर्यादित और संसदीय गरिमा के खिलाफ बताया और कड़ी निंदा की और राहुल गांधी से माफी की मांग की। देखिए, राहुल गांधी द्वारा संसद में बहुत ही अप्रिय शब्दों का इस्तेमाल करा गया और ये शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री सरदार रवनीत सिंह बिट्टू जी के नहीं, कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने पूरे सिख समुदाय के लिए करा है, हर एक अल्पसंख्यक के लिए करा है। और इस बयान से जो उन्होंने गद्दार कहा, देशद्रोही कहा, ये दर्शाता है कि कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है। वो ऐसे अपशब्द बोलकर अपना कार्य करना चाहते हैं, अपशब्द बोलकर वो पार्टी को अपनी अंधकार की ओर ले जा रहे हैं और उनके इस शब्द गद्दार का मतलब देशद्रोही है, जो कि देशद्रोही खुद कांग्रेस पार्टी है। और आज ये दर्शाता है कि चाहे वो 1983 के दंगे हो, चाहे 2026 में ये घटनाक्रम हो जो सरदार बिट्टू जी के लिए कहा गया, ये साफ दर्शाता है कि कांग्रेस सरकार जो है वो
क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कोतवाल सुंदरम शर्मा के नेतृत्व में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स 108 ने मुख्य बाजार और आबादी वाले क्षेत्रों में करीब 5 किलोमीटर का फ्लैग मार्च निकाला। कोतवाली से शुरू होकर प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए मार्च का समापन पुनः कोतवाली पर हुआ। फ्लैग मार्च के जरिए पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त निगरानी जारी रहेगी। इस सिटी में ये पूरा सेंसिटिव एरिया लिया गया है जिसमें निश्चित आबादी हो और 5 किलोमीटर के करीब इसकी दूरी रही है पूरा। साथ में हमारा ये परिचयता अभियान है जिसमें जन से हम संपर्क करते हैं और यहाँ की स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं और ताकि पब्लिक में सद्भावना बनी रहे और फोर्स आपके साथ है, डरने की कोई जरूरत नहीं। संदेश देना चाहते हैं देशवासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए? यही कि आपसी भाईचारा सद्भावना बनाए रखें और प्रेम से रहें और कानून का साथ दें और उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन करें। फिलहाल के लिए इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।